चलो, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले अपना फर्स्ट एएस विच इज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, AS2 सुनते ही प्लीज अब इधर 100% कॉन्सेंट्रेट करो। इंटरमीडिएट में आ चुके हो, इतनी मैच्योरिटी रहना कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ठीक है किशन मामा, एसीचा एकदा बघून घ्या। ठीक है, एसी क्यों नहीं चल रहा। हाँ, इधर ध्यान दो। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 नाम लेने के बाद बच्चों का एक क्वेश्चन रहता कि सर AS के नंबरिंग याद करने की जरूरत है क्या, या फिर एग्जाम में कोट करने पड़ेंगे क्या AS के नंबर। इसका आंसर है डेफिनेटली यस। बट AS के नंबर याद करने के पीछे तुमको अलग से एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ना। आई विल मेक श्योर, मतलब सिलेबस के एंड होने तक कहीं ना कहीं तुमको सारे AS के नंबर याद हो जाएंगे। इतनी बार AS के नंबर मैं तुमको कराता जाऊंगा। ठीक है, AS2 इज ऑल अबाउट व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में जब भी लिखेंगे तब तुमको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड करना पड़ेगा, बोलो मेरे साथ, कौन सा, AS2। बोलो यहां तक क्लियर, यस। अच्छा, सबसे पहले तो देखो AS2 में इन्वेंट्री की डेफिनेशन है अभी के लिए। ओके, अभी के लिए बाजू में रख दो और इतना बताओ, इन्वेंट्री में तुम्हारे अकॉर्डिंग, फाउंडेशन में भी मेरे को बताया, ऑफ कोर्स तुमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में तुमको बताऊंगा इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आएंगी। चलो वेरी गुड, क्या, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। एक एक, हाँ ठीक है, एक एक करके लेंगे। सबसे पहले व्हाट डज मीन बाय फिनिश्ड गुड्स, जो रेडी फॉर सेल है। अच्छा, या फिर बिजनेस में ऐसा हो सकता है कोई रेडीमेड गुड्स लाए और सेम गुड्स एज इट इज मैं सेल आउट कर रहा हूं, सेम गुड्स बेच रहा हूं। यस, रेडी फॉर सेल थे, तो मेरे लिए क्या इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, यस। यानी कोई भी ऐसी चीज जो मैं आगे सेल आउट करने के लिए लाया, क्या पर्पस के लिए लाया, सेल आउट, और सेल के लिए रेडी था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। और क्या फिनिश गुड्स मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, डेफिनेटली यस। ऑफ कोर्स हर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें बिजनेसमैन फ्यूचर में सेल आउट करने के लिए लाया हुआ है, क्या उसके लिए वो चीज इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, डेफिनेटली यस, और इन्वेंट्री का पार्ट रहना ही चाहिए। अच्छा, बिजनेसेस ऐसे रहेंगे, जस्ट अ सेकंड, तो कुछ बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जहां पे मैं रेडीमेड गुड्स नहीं लेके आया, रॉ मटेरियल परचेस किया। ठीक है, जैसे तुमको अपना लाइफ टाइम वाला एग्जांपल याद हो, अगर नहीं याद हो तो आलू डाल के सोना निकालने की अगर मैं फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, तो बताओ सोना बनाने के लिए ऐसे ही सोना बन जाएगा या कुछ लगेगा, कुछ लगेगा, क्या लगेगा, आलू। क्योंकि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। अब सपोज मैं आलू खरीद के लेके आया, अब तक सोना बना नहीं है, आलू तो खरीद के लेके आ गया, आलू का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आलू को एज इट इज बेच सकता, क्या नहीं। लेकिन क्या मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन इज आलू को कन्वर्ट करना किसमें, सोने में। ऐसे सिनेरियो में मेरा आलू क्या हो गया मेरे लिए, रॉ मटेरियल। अगर मेरा आलू रॉ मटेरियल हो गया, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो जब वो बेस फॉर्म में रहेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को अपन बोलेंगे रॉ मटेरियल। देखो ध्यान देना, यानी रॉ मटेरियल मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जो फैक्ट्री में मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसका बेस फॉर्म में वो चीज क्या रहेगी, रॉ मटेरियल। अब सपोज मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है, क्या वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, यस, वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। अच्छा, एक और बात बताओ, तो यही एएस में अपन सीखने वाले, इसकी वैल्यूएशन के तरीके भी अलग है। अपन फाउंडेशन में ये सब चीजें तुम पढ़े थे, लेकिन इनकी स्पेसिफिक वैल्यूएशंस नहीं पढ़े। यहाँ पे तुमको इनकी स्पेसिफिक वैल्यूएशंस भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले तो किसकी बात करें अपन, फिनिश गुड्स। सेकेंडली बात किसके करें, रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स में मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट है और रॉ मटेरियल भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट है। थर्ड मैं बात करता हूं, अब देखो सपोज मेरे पास आलू डाल के सोना निकालने की मशीन थी, मैंने आलू डाला लेकिन बीच में आ गया 31 मार्च। अब ना तो मेरे पास आलू है ना तो मेरे पास सोना है, लेकिन एक उम्मीद है किस चीज की, कि सोना निकलेगा। अब एक बात बताओ, क्या कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट इनकर हुई है क्या? यस, मैंने मतलब रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट इनकर हुई। अब वो कॉस्ट को मैं एक्सपेंस आउट कर दूं या फिर इन्वेंट्री का पार्ट मानना चाहिए, तो करेक्ट आंसर विल बी इन्वेंट्री का पार्ट मानना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ लोग फाउंडेशन से आए तो तुमको याद हो WIP वर्क इन प्रोग्रेस अपन नाम देते थे, और वर्क इन प्रोग्रेस को मैं किस में लेके जाता था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। याद है क्या? यस, क्यों लेके जाता था? क्योंकि मेरी कॉस्ट का पार्ट कम होना चाहिए। तो वर्क इन प्रोग्रेस को भी अपन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई इन्वेंट्री ऐसी है जिसको मैंने प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया, लेकिन जनरली प्रोडक्शन लाइन में एक दिन में नहीं होता, 3 दिन 4 दिन, कुछ प्रोसेस को 10 दिन लगते हैं बनने। अब मैंने आज तो मेरा रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में, लेकिन वो अभी भी कहाँ है मशीन में, और इट विल टेक 10 to 15 days टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स। वो वाले सिनारियो में जब मशीन में अभी भी कुछ गुड्स अटके पड़े, उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वर्क इन प्रोग्रेस को अपन क्या आसान नाम देते हैं, काम अभी चालू है। मेरे साथ बोलो, क्या है? काम अभी चालू है। सब जन 100% बोलने में पार्टिसिपेट करो, मैं गारंटी देता हूँ पूरा एएस आखिरी के दिन तुम्हारे पास ऐसे ना चुटकी बजाते बजाते पूरा एएस याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या? यस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस को क्या बोला? काम अभी चालू है। यानी 3 चीजें आ गई, एक तो आ गया क्या, फिनिश गुड्स, उसके बाद रॉ मटेरियल, और तीसरा आ गया वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी चालू है। यहां तक समझा? यस। अच्छा, इसके बाद और क्या है? देखो अब कुछ चीजें ऐसी है, सपोज मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी ड्राइंग तो कितनी अच्छी है तुमको पता ही है। ठीक है, ये चिमनी आ गई, ठीक है, जहां से धुआं निकलेगा। तो मान लो बच्चों ये फैक्ट्री, मान लो बोला तो क्या बोलना, मान लिया। तो अगर ये मेरे लिए फैक्ट्री है, हाँ है, अब यहां पे मेरे पास एक मशीन है। अब मशीन है ना, कुछ कुछ मशीन ऐसी रहती है जिसको उसके नट बोल्ट स्क्रू थोड़े थोड़े टाइम पे ढीले हो जाते। नहीं मतलब ऐसा रहता कि कुछ मशीन ऐसी है कंटिन्यूअसली काम कर करके उसके छोटे मोटे पार्ट यूजुअली खराब हो जाते। तो जनरली मैं क्या करूंगा, जब भी मशीन खराब होगी तब मैं इंतजार करूं मशीन खराब होने का, या फिर एडिशनली बहुत सारे वैसे नट एंड बोल्ट लाके रखूंगा ना। यस, क्यों लाके रखूंगा? क्योंकि मशीन में मेरा कभी भी डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। मशीन मेरी 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहना, जैसे ही नट बोल्ट निकला इमीडिएटली लगा दो। अच्छा, सेकेंड थिंग, क्या छोटा सा नट बोल्ट, अगर मैं तुमको सिंपली बताऊं, क्या छोटा सा नट बोल्ट मशीन में लगने के बाद वो छोटा सा नट बोल्ट एसेट है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। डिटेल में अपन कहां पढ़ेंगे, नट बोल्ट मशीनरी का पार्ट क्यों नहीं है, ये डिटेल में पढ़ेंगे AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहां पे डिटेल में पढ़ेंगे? AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे नट बोल्ट मशीन का पार्ट क्यों नहीं है या एसेट का पार्ट क्यों नहीं है। अच्छा, एक और बात बताओ, अभी मैं बोलते बोलते जो जो एएस बोलूंगा उसकी नंबरिंग लिस्ट के पीछे बनाना। तो नोटबुक निकालो और लास्ट पेज लो, नोटबुक का लास्ट 3 पेजेस। लास्ट पेज, हाँ हाँ। ऐसे अगर मैं नंबरिंग वाइज जेन्युइनली जाऊं तो 29 तक है, लेकिन उसमें से कुछ एएस अभी वर्क में नहीं है और कुछ एएस स्क्रैप कर दी गए। तो अगर वो सब हटा दो तो 21 22 के अराउंड एएस बनते हैं, मतलब 7-8 एएस 8-9 एएस ऐसे जो स्क्रैप कर दिए गए, जो कुछ भी काम के नहीं है। 21 22 दैट इज
हाँ नियरली। तो सबसे पहले तो AS2 का नाम लिखो। AS2 क्या था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या लिखो? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिखे क्या बच्चों? यस। AS2 के बाद लिखना AS10। AS10 किसके बारे में बताएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा सिंपल बता दो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब एक तरीके से मशीन्स, जो फिक्स एसेट है उसका अपन क्या बोलते हैं बड़ी भाषा में? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो AS10 किसका रहेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो नट बोल्ट मशीनरी का पार्ट क्यों नहीं है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं कहां पे बताऊंगा? AS10। अभी के लिए इतना समझो, क्या नट बोल्ट मशीनरी का पार्ट है क्या? नहीं। अच्छा वैसे भी अगर मशीनरी में लगा हुआ नहीं है और मैं बहुत सारे नट बोल्ट बिजनेस में लाके रख दूं, तो क्या बहुत सारे नट बोल्ट सिर्फ मैंने बिजनेस में लाके रख दिया तो वो क्या कहलाया जाएगा? अभी तक खर्चा नहीं हुआ, तो क्या वो उसको भी अपने को इन्वेंट्री बोलना पड़ेगा क्या? यस, उसको भी इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर करूंगा। ठीक है, यानी ऑर्डिनरीली जो मशीनरी में कोई ऐसी चीज है जो मेरे को रेगुलरली मशीनरी में यूज आने वाला है और मैं कंज्यूम करता रहूंगा, जैसे नट बोल्ट जैसी छोटी मोटी चीज हो गई, मेरे को पता है मेरी मशीनरी पर कंटिन्यूसली लगेंगे, तो क्या अगर उसका मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर होगा क्या? यस, वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर होगा। लेकिन कब मेरे मशीनरी का पार्ट कंसीडर नहीं होगा? सर्विसिंग इक्विपमेंट। सर्विसिंग इक्विपमेंट मतलब क्या? मैंने वो पाने वगैरह रहता ना, सपोज नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगेंगे मशीन की सर्विसिंग के लिए, स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीजें हो गई, क्या ये सब मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? नहीं, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, एसेट का भी पार्ट नहीं है, अभी के लिए इतना जानने को इन्वेंट्री का भी पार्ट नहीं है। यानी सर्विसिंग इक्विपमेंट इन्वेंट्री का पार्ट है क्या? नहीं। लेकिन हाँ मशीनरी के छोटे मोटे पार्ट्स रखे हुए तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या? यस। अच्छा उसके आगे अगर कोई ऐसा पार्ट रखा हुआ है मेरे पास जिससे मेरी मशीन लगाने से मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कोई ऐसा कॉस्टली पार्ट, नट बोल्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसी 1000 क्वांटिटी रखी हुई है, लेकिन मेरे को पता था मेरे मशीन में कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होना है अगले महीने मेरे को चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि अगले महीने मेरे को लगने वाला है, मैं अभी से सेफर साइड, बाहर से मेरे को US से मंगाना था वो बड़ा पार्ट, और मैंने लाख मंगा के रख लिया, क्या वो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? नहीं, वो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी एक तो कॉस्ट ज्यादा थी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और वो मैं रिकरिंग बेसिस पे करूंगा क्या? नहीं, तो मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? नहीं। अच्छा उसके अलावा और मेरी इन्वेंट्री का पार्ट क्या नहीं है? तो नेक्स्ट थिंग इज स्टैंड बाय इक्विपमेंट। व्हाट डज मीन बाय स्टैंड बाय इक्विपमेंट? सिंपल बात है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो खुद की कैपेबिलिटी पे कुछ ना कुछ काम रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज नोन एज स्टैंड बाय इक्विपमेंट। अब मेरे पास बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो किसके लिए? मेरी सेफ्टी के लिए, वो मेरे लिए डायरेक्ट क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स मेरे पास रखे हुए तो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? नहीं होगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस पक्का 100%। देखो ध्यान देना, वापिस से आ जाओ यहाँ पे, रिटर्न में क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज आर डिफाइंड एज एसेट हेल्ड फॉर, सबसे पहले क्या है? सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या आ गया? फिनिश गुड्स। यानी सबसे पहले जब जब फिनिश गुड्स की बारी आएगी, क्या फिनिश गुड्स मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट है क्या? यस। नेक्स्ट क्या है देखो, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब कहां पे अटका हुआ है? प्रोडक्शन प्रोसेस में अटका हुआ है। प्रोडक्शन प्रोसेस में अटका हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चालू है। बोलो बोलो, यानी दो चीजें हो गई, क्या है? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो मेरे साथ, सबसे पहले क्या है? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड क्या है बच्चों? इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस। थर्ड क्या है देखो,
फॉर कंजम्पशन, मैं कंज्यूम कर रहा हूं, किसके लिए कंज्यूम करूंगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि क्या हो गया, इंडीड रॉ मटेरियल। या बहुत बार कुछ चीजें मैं कंज्यूम करूंगा सर्विसेज देने के लिए, जैसे माइक, मैं क्या तुम्हारे को पढ़ाने के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्या, यस। अगर मेरे पास ये माइक मेरे को हर 2 दिन में चेंज करना है और मैंने माइक का स्टॉक लाके रख दिया, तो क्या ये भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, यस, क्योंकि मैं कंज्यूम कहाँ कर रहा हूँ, सर्विसेज देने के लिए। तो या तो मैं गुड्स बेचने के लिए कंज्यूम कर लूं या सर्विसेज देने के लिए कंज्यूम कर लूं, क्या वो भी मेरे लिए स्टॉक का पार्ट रहेगा क्या, यस। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, डी मार्ट, कितने लोग डी मार्ट गए, वेरी गुड, काफी लोग, ऑलमोस्ट सब जन गए। अगर डी मार्ट में तुमको ऐसे कुछ लूज चीज, मतलब जैसे दाल चावल ऐसे वहां पे देखेंगे तो तुम पढ़े वाले भी रहते, ठीक है, वो अगर तुमको घर पे लेके आना है तो क्या करना पड़ता, जैसे जेब में डालेंगे और लेके आ जाएंगे, है ना। चॉकलेट तो भी ठीक है रे, चॉकलेट जेब में डालना इज ओके, नहीं तो तुम कुछ दिखा नहीं बोले, वो लिए जेब में डाले, ऐसा करेंगे क्या, फिर क्या करते, वहां पे पैकेट रखे हुए रहते, बरोबर है, उसके अंदर भरेंगे, वेट काउंट करेंगे और वो लेके जाएंगे। पैकेट के डिमांड पैसे लेता है क्या, बोलो, नहीं लेता बच्चों, फ्री है पैकेट, ठीक है, आइडियली देखा जाए वो पैकेट फ्री है। डीमार्ट का मैं ऑडिट करने गया और मैंने स्टॉक में देखा कि बहुत सारे वैसे पैकेट, उनके पास कितने तो टन्स ऑफ ऐसे पैकेट गोडाउन में पड़े हुए। डीमार्ट का बोलना था वो मेरे इन्वेंट्री का पार्ट है, क्या पार्ट है क्या, बोलो बताओ, क्या डीमार्ट वो पैकेट कंज्यूम कर रहा है सेल के लिए, भले ही डायरेक्टली डीमार्ट बेच नहीं रहा, लेकिन क्या सेल के लिए उसको पैकेट देना कंपलसरी है क्या, यस, नहीं तो ऐसा थोड़ी, मान लो कस्टमर आ रहे ऐसा झोली में डाल के लेके जा रहे हैं, ऐसा होगा क्या, नहीं, यानी कहीं ना कहीं सेल करने के लिए पैकेट भी कंपलसरी है, यानी क्या वो पैकेट का अगर मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या, यस, इंक्लूडिंग व्हाट, देखो क्या इंक्लूड हो जाएगा, मेंटेनेंस सप्लाईज भी इंक्लूड होगा क्या, यस, मेंटेनेंस सप्लाई पे एग्जांपल लगे तो पेंसिल से लिख के रखो, क्या था, नट बोल्ट, अगर फैक्ट्री में मशीन को लग रहे नट बोल्ट तो नट बोल्ट भी रहेंगे क्या, यस। एंड कंज्यूमेबल, कोई भी कंज्यूमेबल है जो मैं बिजनेस में कंज्यूम कर रहा हूं और उसका मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा। बट क्या नहीं रहने वाला, अदर देन मशीनरी स्पेयर, मशीनरी का कोई बड़ा स्पेयर पार्ट है, होगा क्या, नहीं। सर्विसिंग इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या, पाने नहीं रहेगा। और क्या है लास्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह मेरे इन्वेंट्री का पार्ट रहेगा क्या बच्चों, नहीं रहेगा, बोलो क्लियर है क्या, यस। यानी देखो इन्वेंट्री की डिफिनेशन कैसे दी, इन्वेंट्रीज आर डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड इन, सबसे पहले क्या है, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहले क्या था, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड क्या है, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी चालू है। और तीसरा क्या था, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, बोलो बराबर है क्या, यस। इंक्लूडिंग क्या आएगा, मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल, क्या नहीं आएगा, मशीनरी स्पेयर्स नहीं आएगा, सर्विसिंग इक्विपमेंट नहीं आता, स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं आता। पता नहीं बच्चों आईसीआई कब ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ ले, क्या घुमा फिरा के आईसीआई एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछ सकता है क्या एमसीक्यू में, डेफिनेटली यस। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे एक नोट लिखी हुई है, नोट, इन्वेंटरीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विच मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वैसे भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर कोई डेफिनेशन मेट होता है तो वो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। वैसे भी ये डीम था जस्ट क्योंकि एएस में नोट दिए हुए तो अपन ने भी नोट यहाँ पे रखी हुई है। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, यस। अब देखो एक कुछ स्ट्रक्चर बता दो, घर में अगर ऐसे 2-3 बहन भाई है, ठीक है, और आइसक्रीम मम्मी पापा लेके आए, बोल के नहीं लेके आए, तो क्या सब उसमें से मिल बांट के खाएंगे क्या, यस बराबर है। घर पे फोन आया, मम्मी के लिए आया, सब थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते क्या, यस। लेकिन कोई फोन लिया गया स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए,
फिर अपना फोन देंगे क्या? नहीं देते। घर में कोई चीज स्पेसिफिकली वही भाई या वही बहन के लिए आई, फिर दूसरे के साथ जनरली शेयर होती क्या? गलती से शेयर हो जाए लड़ाई हो जानी है ना। एएस में भी वैसा ही है। कुछ एएस बोलते हमारे पास जो आएगा आने दो, कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। लेकिन कुछ एएस ऐसे हैं जो स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, AS7 इज फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। लिस्ट में नाम अपडेट कर दो। देखो आज के आज 3 एएस के नाम हो गए। कौन सा? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS7 क्या आया? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है AS7? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली एएस बना हुआ है जिसका नंबर है AS7। अब AS7 बना था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई इन्वेंट्री आई, फिर AS2 को आके बोलूंगा क्या AS2 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बता दे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक एएस बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी इन्वेंट्री आती है किसको जाके रेफर करूंगा? AS7 को। लेकिन अगर जनरिक कोई इन्वेंट्री है फिर उसके लिए जनरल एएस कौन सा है? AS2। यानी पहली अपन हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे? स्पेसिफिक एएस को। अगर कोई पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेसिफिक एएस बना हुआ है तो उसको वहीं पे जाके रेफर करूंगा। लेकिन जब इन्वेंट्री के बारे में कोई नहीं बोलेगा तब कहां आएगा? AS2। यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज जनरिक एएस फॉर इन्वेंट्रीज। जब कोई नहीं बोलेगा तब कहां आके रेफर करूंगा? AS2। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ है तो ऐसे सिनारियो में एएस स्पेसिफिक वाला ही रेफर करूंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? इन्वेंट्रीज अराइजिंग इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई इन्वेंट्री अराइज हुई तो AS2 क्या बोलता? इधर मत आ, किधर जाना? AS7 में। जब तेरे को कोई नहीं लेगा तब मेरे पास आ जाना। बोले समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? यस। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किसके अकॉर्डिंग होगा? AS7 के अकॉर्डिंग। AS2 के अकॉर्डिंग होगा क्या? नहीं। बोले समझ में आ रहा है क्या? यस। अच्छा, हर एएस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? वो चीजें ये इसमें रेफर नहीं करना, यहां से हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। जैसे ये एक एक्सक्लूजन हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के इन्वेंट्री AS2 के लिए क्या हो गया? एक्सक्लूजन। AS2 क्या बोलेगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेंट्री आ गई, हमको पूछना भी मत, कहां जाना? AS7। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लूजन। ऐसे हर एएस में तुमको कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन्स मिलेंगे और हर एएस में मैं तुमको एक्सक्लूजन की लिस्ट बताऊंगा। अच्छा, दैट लिस्ट विल बी कंप्लीटली लॉजिकल। ऐसा नहीं है कि तुमको रटने की जरूरत है, एकदम लॉजिकल है। अब जैसे ये वाला भी लॉजिकल है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा एएस बना तो लॉजिकल है, यहां रेफर करूंगा क्या? नहीं। कहां जाऊंगा? AS7 में। बोले बच्चों क्लियर है क्या? यस पक्का। अच्छा, और एक जगह पे इन्होंने बोला, देखो ध्यान देना, इन्वेंट्रीज अराइजिंग इन। अब देखो ध्यान देना, इन्वेंट्री अगर कहीं पे अराइज होती है सर्विस में। अब देखो ध्यान देना, सर्विस में कैसे बता रहा हूं। मैंने प्रोपोर्शनेट सर्विस दे दी, तुमको सिलेबस पढ़ाना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है, 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दिया और बीच में आ गया 31 मार्च। ये बोलूं क्या 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा दिया? 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा। क्यों? सर्विस है, सर्विस में प्रोपोर्शनेटली जितनी सर्विस दिया उसको इन्वेंट्री मान सकता क्या? नहीं। दिस इज फैक्चुअल पॉइंट। और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, देखो गेस करो ये क्या है। क्या है ये? अच्छा, नदी लग रही है ये? आसमा। अब समंदर है।
ये मान लो बच्चों क्या है, समंदर। थोड़ा ज्यादा पानी, पहले तुमको नदी लग रही थी इसलिए पानी बढ़ा दिया, क्या हो गया ये, समंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये क्या बन गई, बोट, जहाज, टाइटैनिक, ठीक है जो भी है, बोट बन गया है। अरे जहाज का काम क्या था पता है, ये लोकेशन से ये लोकेशन पे लेके जाना जहाज का काम था। ये लोकेशन से ये लोकेशन पे बोट का काम है सामान लेके जाना। ठीक है, बोट शिप जो भी पकड़ो तो। ठीक है, अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहां से यहां तक सामान पहुंच चुका है, डेस्टिनेशन आया क्या, नहीं आया। अब ऐसे केस में यहां तक सामान लाने के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ खर्चे किए रहेंगे क्या, यस ऑफ कोर्स। बोट चल रही है, फ्यूल कंजम्पशन, कैप्टन जो बोट चला रहा था उसके खर्चे, ऐसे अलग अलग खर्चे हुए। 50% ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गई क्या, इसको 50% ऑफ सर्विस जो कंप्लीट हुई उसको मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बोलूंगा क्या, नहीं, क्योंकि सर्विस में अगर कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उसको अपन इन्वेंट्री काउंट करते हैं क्या, नहीं करते। अच्छा देखो कितना रियलिस्टिक है, एक्चुअली जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे गड़बड़ थी, कुछ लोग तो बोलते थे मैंने आधी सर्विस दी, आधी सर्विस मेरे लिए इन्वेंट्री है क्योंकि पूरी सर्विस नहीं हुई। तो किसने आके क्लैरिटी दी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बोला कि हम इसको इन्वेंट्री के पार्ट से एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी अगर तुमने 50% सर्विस दी और उसमें कुछ खर्चे किए तो डायरेक्टली तुम्हारे एक्सपेंस का पार्ट होगा, इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, यस। अच्छा इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनने से क्या हो रहा तुम लोग बताओ, बताओ। अच्छा कोई चीज इन्वेंट्री का पार्ट बनता है तो उससे क्या होता, चलो तुम लोग इन्वेंट्री की एंट्री बता दो मेरे को, बताओ। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्या यही एंट्री है क्या, यस। फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री क्या करते थे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इससे बच्चों होता क्या था, मेरी जो कॉस्ट ऑफ परचेस है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने से मेरी क्या कम हो रही थी, कॉस्ट ऑफ परचेस कम हो रहा था। क्लियर है क्या, यस। इसलिए मैं इन्वेंट्री, मेरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है कि मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज अभी कंसीडर ना की जाए क्योंकि वो मैंने अब तक सेल किया ही नहीं। करेक्ट है क्या, यस। अब देखो सर्विस में वो ट्रांजैक्शन है क्या, सर्विस में मैंने 50% खर्चा इनकर कर दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 50% मेरे खर्चे नहीं, मेरी इन्वेंट्री का पार्ट है। गलत हो गया, सही गलत होगा, क्योंकि एस टू ने आके क्लैरिटी दिया यहाँ पे तुम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते क्या इन्वेंट्री है बोल के, नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सपोज यहाँ पे बीच में जहाज डूब गया, ठीक है, बीच में जहाज डूब गया, तुम कुछ भी कर सकते क्या, नहीं। वही तुम्हारे गोडाउन में तो इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, यस। तुम बोलेंगे इन्वेंट्री को भी आग लग गया तो ऐसा कैसा, लेकिन आग लगना इन्वेंट्री को लगी, स्टॉक को। यहाँ पे तो ये डायरेक्टली जहाज को लिया तो तुम्हारी सर्विस इंपैक्ट हुई। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, यस। इसलिए सर्विस इंडस्ट्री में अपन इन्वेंट्री बोल के क्लासिफाई करते हैं क्या, नहीं करते। देखो कितनी चीजें पढ़े, दो चीजें क्या क्या, एक तो सबसे पहले क्या आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर व्हाट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कहां पे कवर्ड होगा बच्चों, S7। उसके लिए क्या रेफर करूंगा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्वेंट्री कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की S2 में आएगी क्या, नहीं। अच्छा हाउएवर इन्वेंट्री हेल्ड इन यूज इन कंस्ट्रक्शन जैसे सीमेंट शुड हाउएवर कवर्ड एज पर AS2, मतलब क्या बोला हुआ है, AS7 जब पढ़ेंगे तब तुमको पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल है उन्होंने कवर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या कवर किया, WIP और फिनिश गुड्स। अब WIP फिनिश गुड्स के लिए क्या बना हुआ है, AS7, तो क्या रेफर कर दिया, AS7। वहां पे रॉ मटेरियल का कुछ नहीं बोला तो कहां आ गया गरीबी से वापिस से, AS2। जब कोई चीजें स्पेसिफिक जगह पे बोली हुई है तो क्या जाके रेफर करूंगा, वो स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोला हुआ नहीं है तो वहां पे क्या रेफर करूंगा, AS2। वही चीज है कि WIP वर्क इन प्रोग्रेस अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसको कहा जाके रेफर करूंगा, AS7।
लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल है, वहां पे AS7 ने बोला क्या, नहीं, तो उसके लिए क्या क्या रेफर कर दूंगा, AS2। मतलब बराबर है क्या बच्चों, यस। नेक्स्ट क्या है देखो, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के केस में वर्क इन प्रोग्रेस जो आएगा उसको अपन इन्वेंट्री का पार्ट कंसिडर करेंगे क्या, नहीं, दिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS2। इन्होंने बोला जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पार्ट ऑफ सर्विस, एग्जांपल फॉर शिपिंग कंपनी फ्यूल एंड स्टोर्स नॉट कंज्यूम एट द अकाउंटिंग पीरियड इज इन्वेंट्री बट नॉट द कॉस्ट ऑफ यूज इन प्रोग्रेस। मतलब क्या, तुम्हारे पास पेट्रोल का स्टॉक, फ्यूल का स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक भले ही इन्वेंट्री का पार्ट हो सकता है, लेकिन जितनी तुमने 50% प्रोपोर्शनेट सर्विस दी, क्यों 50% प्रोपोर्शनेट सर्विस देना तुम्हारी इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या पक्का, यस। अच्छा आगे बोला वर्क इन प्रोग्रेस में अराइज फॉर डिफरेंट अदर सर्विसेज एग्जांपल। अब देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए जहां पे मे बी वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, कंसल्टेंसी, ऐसी कुछ जगह पे इन्वेंट्री सिनेरियो में, सिचुएशन में, सर्विस के केस में भी इन्वेंट्री कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को केस टू केस स्पेसिफिक केस रेफर करना पड़ेगा, जो कि अपने सिलेबस का भी पार्ट नहीं है और अपने लिए बोला हुआ भी नहीं है। अपने को सिर्फ इतना याद रखना, सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री का पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड। कंसिडर करना है क्या इन्वेंट्री, नहीं। अच्छा ये सब चीजें रियलिटी में कभी आता थी पता है, जब तुम आर्टिकलशिप में जाएंगे तो ये सारे सिनेरियो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आएगा आंखों के। क्लाइंट आया, सर्विस देगा, बोलेगा नहीं हमारी इन्वेंट्री का पार्ट कंसिडर करो, तब कौन सा AS याद करना, AS2। अच्छा तुमको पता है क्या, तुम नवे नवे जाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम्हारे मजे लेने के लिए बहुत लोग सताते, जाएंगे सीनियर बोलेगा कहाँ लिखा हुआ है बता, तब बोलना एकांत सर ने पढ़ाए थे, क्या खोल के बताना, AS2। हाँ बोलना, अरे मेरा ना थोड़ा तो क्रेडिट दो रे, ठीक है, नहीं तो सर फीस दिए पढ़ाने का भूल जाओ, हम तो बोलेंगे हम खुद पढ़े, है ना। तो तब क्या बोलना, कहाँ पढ़े, हाँ ठीक है मॉड्यूल में बोलो, कहाँ पढ़े, AS2। AS2 में बताना, देख यहाँ पे एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है, इन्वेंट्री के पार्ट से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। बच्चा समझ में आ रहा है क्या पक्का, यस 100%। दो चीजें, एक तो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस अंडर, बच्चों बोलो वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाएगा, AS7। AS2 में आएगा क्या, नहीं। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर होगा क्या, नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या है देखो, अब नेक्स्ट है अतुल सर, ठीक है। अतुल सर मतलब अतुल सर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तुमको बताया क्या क्या, अरे जिलेवार किराना नहीं रे, ठीक है, जिलेवार किराना में सर का कम शेयर है, ठीक है, फुल फ्लेज जहां शेयर है दैट इज शेयर मार्केट। तुमको बताएगा BCA में दो ही लोग हैं जो अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, ठीक है, स्वप्निल सर और अतुल सर, ठीक है। स्वप्निल सर महीने में एक बार अपनी इनकम चेक करते, अतुल सर रोज अपनी इनकम अपडेट करते हैं, खाली फर्क ये है, ठीक है। अब अतुल सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अतुल सर इज काइंड ऑफ एक तरीके से उनका साइड बिजनेस है, रोज सुबह उठना पैसा कमाना, रोज सुबह उठना शेयर मार्केट से पैसा कमाना, अब उनके लिए तो बिजनेस है। अच्छा एक्चुअली एक बात बताओ क्या, जब तुम उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह जाके आर्टिकलशिप में देखोगे तो ये सब बिजनेस का ही पार्ट काउंट होता है। अब ऐसे केस में मैंने शेयर्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, लेकिन सेल नहीं किया, तो क्या अगर मेरा बिजनेस है तो वो भी मेरे लिए इन्वेंटरी है क्या, इट इज। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट पर्पस ही नहीं है, मेरा पर्पस है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब क्या, मेरा बिजनेस है, रोज सुबह उठना, इन्वेंट्री खरीदना, इन्वेंट्री बेचना, मतलब शेयर खरीदना, शेयर बेचना। स्वप्निल सर की बात करता तो स्वप्निल सर के लिए क्या बोलता, इन्वेस्टमेंट है, सर का एम है इन्वेस्टमेंट, सर एक बार शेयर को खरीदेंगे तो 2 महीने तक तो उसको देखेंगे, वाह रे वाह, वाह रे वाह, ठीक है। लेकिन अतुल सर आज खरीदा कल ही, वाह रे वाह, जा रे जा,
ऐसा मामला है। तो इट इज मे बी इन्वेस्टमेंट फॉर स्वप्निल सर, बट इट इज स्टॉक इन्वेंट्री फॉर द अतुल सर। बोले बच्चों ये चीजें समझ में आ रही है क्या? यस। अब हुआ क्या, स्वप्निल सर के लिए तो एक एएस बन गया जिसका नाम दिया गया AS13 इन्वेस्टमेंट। वो भी शायद से दिनेश सर ने पढ़ाना चालू करेंगे। AS13 से स्टार्ट किया गया, तो वापिस से जाके लिख दो नाम, जो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, फिर भी लिख दो नाम AS13 इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब देखो, अगर किसी का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट वाला तो वो कहा जाएगा AS13 में, कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी का पर्पस है लेना बेचना बिजनेस है, तो उसके लिए तो वो क्या हो गया, इन्वेंट्री AS2। लेकिन एक बात बताऊं, शेयर मार्केट एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसको ना तो AS2 लेता ना AS13 लेता। AS13 क्या बोलेगा, हम कब लेंगे, जब इन्वेस्टमेंट है। AS2 बोलता हम भी नहीं लेंगे। मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से लॉजिकल है, ठीक है, शायद से इसके लिए फाउंडेशन से रिलेट करना। तुमको क्या लगता है बच्चों, क्यों नहीं लिया होगा AS2 ने इन्वेंट्री को? हाँ बताओ तो, क्या हो गया? एक हाँ हाँ ठीक है हाँ। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते किस पे, एक बार वो बताओ। कॉस्ट और NRV whichever is lower। हाँ ध्यान देना बच्चों इधर। तो अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक रूल था कॉस्ट और NRV whichever is लोअर। बट अगर शेयर मार्केट का कोई स्टॉक है, जैसे कोई शेयर है, वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट हमेशा, क्योंकि क्या कम रहेगा, जनरली NRV कम रह सकती या NRV ज्यादा भी रह सकती। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस। अगर मैं कॉस्ट को बेसिस रख रहा हूं ना, तो वहां पे कॉस्ट को बेसिस रखना ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इट इज अ रियलाइजेबल। अगर मैं आज NRV हूं तो मैं आज के जो NRV है उस पर बेच सकता हूं। जनरली क्या होता था, नॉर्मल प्रोडक्ट में NRV निकालना वाज नॉट इजी, लेकिन शेयर मार्केट में NRV वाज इजी। बच्चों क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? यस। तो अगर मैं उसको इन्वेंट्री के स्कोप में लाता तो उसके ऊपर रूल क्या लगता, कॉस्ट और NRV whichever is लोअर। लेकिन इसके ऊपर इनको स्पेशल रूल लगाना था, इसलिए इन्होंने क्या किया, AS2 के स्कोप से ही एक्सक्लूड कर दिया। कहां से एक्सक्लूड कर दिया? AS2 से। और AS2 से स्कोप के एक्सक्लूड करके डायरेक्टली क्या बोलते हैं पता है, जो भी मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करो। कब? व्हेन इट इज स्टॉक इन ट्रेड। मतलब अगर कोई ट्रेडर है जिसका बिजनेस है शेयर परचेस करना सेल करना, परचेस करना सेल करना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो हमेशा किस पे वैल्यू करेगा, NRV पे वैल्यू करेगा। किस पे वैल्यू करेगा? NRV। वो पर्पस में कॉस्ट कभी भी लगेगा क्या? नहीं। हर बार किस पे वैल्यू करूंगा मैं? NRV। इसलिए AS2 के स्कोप से उसको हटा दिया गया। किसके स्कोप से हटा दिया गया? AS2 के। देखो आ जाओ, शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड AS2 के स्कोप से एक्सक्लूड कर रहा है। देखो ध्यान देना, इट शुड बी नोटेड दैट दिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS13। AS13 से भी हटा दिया। करंट इंडियन प्रैक्टिस क्या है? करंट इंडियन प्रैक्टिस इज टू वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे किस वैल्यू करने वाले अपन? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अपना इन्वेंट्री का रूल क्या है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन यहाँ पे अपन किसका वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा, सर फेयर वैल्यू और NRV
में डिफरेंस क्या है? फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, बराबर है ना? आज शेयर मार्केट में जो वैल्यूएशन चालू है दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। बट अगर मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालूं तो डायरेक्टली मैं बिजनेस में आज कितने में बेच पाऊंगा, उसमें से मेरी कॉस्ट हटा दो, डायरेक्टली मेरी क्या निकल के आती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यानी दोनों के जो कैलकुलेशन है, क्या दोनों के कैलकुलेशन ऑल सेट पूरे डिफरेंट है क्या? यस, दोनों के कैलकुलेशन ऑल सेट डिफरेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर अलग है। तो इन्होंने अलग करके क्या बोला? किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोले बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस देखो, हाँ हाँ, मेरा इनिशियली मैंने गलत बोल दिया, मैंने सिर्फ कॉस्ट बोला, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर कंसिडर होगा। देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो, क्या क्या चीजें आएगी, देखो ध्यान देना वापस से, क्या क्या पड़े। सबसे पहले तो इन्वेंट्री में क्या आएगा? फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल में सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं लूंगा, बरोबर है क्या? यस, स्पेयर्स नहीं लूंगा, लेकिन छोटे मोटे अगर कोई इक्विपमेंट है तो वो ले लूंगा। अच्छा, उसके बाद अपन ने पढ़े एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन में सबसे पहले पढ़े वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कौन सा एएस है? तो कहा जाके रेफर करूंगा? एएस 7। बोलो बराबर है क्या? यस। उसके बाद सेकेंडली कौन सा है? बोलो, सर्विसिंग के केस में अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं। तीसरा कौन सा है? देखो, शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, वहां पे AS2 का रूल लगा सकता है क्या? AS2 का रूल क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो रूल नहीं लगता, इसलिए वहां पे नया रूल क्या आया? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अच्छा, वहां पे AS13 में भी लिया क्या? नहीं। अच्छा सर, ये कहां पे बताया हुआ है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर? तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर एएस का पार्ट नहीं है, ये बाद में बताया गया गाइडेंस नोट के थ्रू। किसके थ्रू? गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट मतलब क्या? बहुत बार अगर कोई चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्लियर नहीं होती तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही बनाई जाती है गाइडेंस नोट। तो ये वाला रूल कहाँ से बाद में बताया गया? गाइडेंस नोट के थ्रू बताया गया, जो मैंने यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। आगे इसके ऊपर एक MCQ भी है, जो MCQ भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, वो सिनेरियो में मैं इन्वेस्टमेंट को किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। किस पे रिकॉग्नाइज करूंगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसी के साथ लेट्स एंड फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। जो एक बचा है वो कल ले लूंगा, ठीक है? फिर से